अब देखो, लड़े दोनों हैं, झगड़े दोनों हैं, दोनों का मरण हो गया, लेकिन ऐसे ही नहीं हुआ, परिणामों में अंतर है दोनों के परिणामों में अंतर है। एक मारने के भाव से झगड़ रहा, एक बचाने के भाव से झगड़ रहा। परिणाम क्या निकला? सिंह मारने के भाव से झगड़ा था, मरण करके नरक में गया। सूकर बचाने के भाव से झगड़ा था, इसलिए मर करके स्वर्ग गया। एक आक्रमण करना चाह रहा था, नरक में गया, अपराध था। एक बचाने के भाव से झगड़ा, बचाने का भाव, अपनी सुरक्षा का भाव, उसका अधिकार बनता है, स्वर्ग गया। आक्रमण करना अपराध है और आत्मरक्षा करना प्रतिक्रमण माना। आक्रमण करना अतिक्रमण है और अपने को सुरक्षित रखना प्रतिक्रमण है, अपना सम्मान है। इसीलिए आक्रमण से बच करके प्रतिक्रमण में आना चाहिए। तीसरा बिंदु क्या है? समीकरण। आक्रमण, प्रतिक्रमण और समीकरण। समीकरण का मतलब है बैलेंस बनाना। हाँ, सभी को बराबर बराबर हिसाब किताब से जमाना। समीकरण बैलेंस करना पड़ता है, समीकरण बनाए जाते हैं। दूसरा, क्या सोच रहा है, किस सेटिंग में लगा है, उसको समझ करके रास्ता निकाल करके अपन को धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से रास्ता निकालना पड़ता है। ये समीकरण कहलाते हैं। आक्रमण करना अपराध है, आत्मरक्षा करना अधिकार है। हमारी नीतियों में आक्रमण नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा की सावधानी तो सभी को रखना पड़ती है। यदि कोई आक्रमण करता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको प्रतिक्रमण का मार्ग भी दिखाना पड़ता है। उसके विचार बदलें, उसकी बुद्धि बदले, उसका व्यवहार बदले, ये प्रयास भी करना पड़ता है। प्रतिक्रमण आत्म भावना है, विशुद्ध भावना है, दोषों से बचने की भावना है। अशुभ से बच करके शुभ में लगने का कार्य प्रतिक्रमण है। समीकरण तालमेल बैठाना। तालमेल जानते ना? हाँ, तालमेल बैठ गया तो सब बढ़िया है, और तालमेल बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाता है। परिवार को, परिवार के सदस्यों को, समाज को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने विचारों से, अपने व्यवहार से सामाजिक तालमेल न गड़बड़ाए, समाज का संतुलन बना रहे, समाज का संतुलन बना रहे, समाज का तालमेल बना रहे। इसका नाम समीकरण माना गया है। इसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है और बहुत समझदारी की भी जरूरत होती है। समझदारी के बगैर तो कोई काम नहीं होता। भावुकता से न कोई व्यक्ति चल सकता है और न कोई परिवार चल सकता है। भावनाएं काव्य साहित्य में चल सकती हैं, जिंदगी में भावनाओं से काम नहीं चलता। जिंदगी में तो व्यवस्था से काम चलता है, और व्यवस्था के साथ भावना होनी चाहिए। भावना के साथ यदि व्यवस्था जुड़ गई
तो तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तुम्हारे पास साधन ज्यादा हो या ना हो, समझदारी जरूर ज्यादा होनी चाहिए। साधन तुम्हारे पास बहुत हैं और समझदारी नहीं है, तो वो साधन तुम्हारे लिए क्या करेंगे? ढेर अंबार रखा है, सब सुख सुविधाएं हैं, पर समझदारी नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी तो दूर, समाज का व्यक्ति तो दूर, तुम्हारा घर का अपना सदस्य भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। चुनाव में कई लोग खड़े हो जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है, जीतना तो बहुत दूर की बात। क्या? जीतना तो बहुत दूर की बात, जमानत जब्त करा लेते हैं। और कई बार तो ऐसे मामले भी देखने में आए कि दूसरा आदमी तो दूसरा, घर का सदस्य भी उनके लिए वोट नहीं देता। घर के सदस्य नहीं वोट नहीं दी, अब फिर तुम्हारे लिए समाज कहां से वोट देगी? तो तालमेल बैठाना, समझदारी से काम करना, प्रत्येक सदस्य को सम्मान देना, प्रत्येक सदस्य के भावों का ख्याल रखना, प्रत्येक सदस्य की गतिविधि पर नियंत्रण रखना। हाँ, गतिविधि पर नियंत्रण भी रखा जाता है। रखा जाता कि नहीं रखा जाता? गतिविधि पर नियंत्रण भी रखा जाता है। बच्चों को केवल सुख सुविधाएं ही नहीं दी जाती हैं, उन सुख सुविधाओं का बच्चा कहीं दुरुपयोग तो नहीं करने लगा, ये भी तो देखना पड़ता है। देखना पड़ता कि नहीं देखना पड़ता? नहीं नहीं, हमारे पास तो बहुत कुछ है तो बहुत कुछ, इसीलिए तो देते हैं उनके लिए। देते हो तो देने का उपयोग हो रहा कि नहीं, ये भी तो देखो। ज्यादा छूट दी जाए, ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए तो परिणाम ठीक नहीं निकलते हैं। तो फिर बांध करके रखें क्या? खूब टाइट रखें क्या? कड़क नहीं, बहुत बांध करके भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा नियंत्रण भी नहीं रखना, लेकिन जितना आवश्यक है उतना नियंत्रण तो रखना ही रखना। तभी जाकर के परिवार व्यवस्थित रहता है। परिवार व्यवस्थित रहता है। परिवार अव्यवस्थित क्यों होने लगे? क्योंकि साथ में उठना बैठना कम हो गया, एक बात। दूसरी बात, साथ साथ भोजन करना कम हो गया। परिवार के 4 सदस्य भी यदि हैं, समझ लो, तो 4 सदस्य भी शायद ही दिन में एक बार बैठ करके एक साथ भोजन करते हो। अब जब चारों सदस्य भी दिन भर में एक बार भी साथ बैठ करके भोजन नहीं करेंगे, फिर उनके दिन भर की चर्चाएं, समस्याएं, परेशानियां, आवश्यकताएं कैसे मालूम चलेंगी? नहीं नहीं, अब साथ में बैठ के भोजन करके बात करने की जरूरत, अब तो मोबाइल से बात करते रहते हैं। ऊपर के कमरे में रहने वाला नीचे के कमरे में रहने वाले से मोबाइल से ही बात करता है। आमने सामने मिलेंगे तो बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, जो होगा समाचार दे देंगे। भैया कौन सा जमाना आ गया, कौन सा जमाना आ गया। जरा जरा सी बातों में बोला चाली बंद है, मोबाइल से बात कर लेते हैं। आमने सामने देख करके बोलेंगे नहीं, मोबाइल से बात कर लेंगे। जमाना ऐसा आ गया। घर में एक बार ऐसा हो गया, दोनों में अनबन हो गई, बोला चाली बंद हो गई। अब भोजन वो बना दे, वो अपना कर ले, वो बना दे, वो अपना कर ले, बोला चाली बंद। अब एक बार सुबह
4 बजे उठ करके और बस पकड़ करके उनको कहीं जाना था, और 4 बजे उठने की उनकी आदत नहीं थी। अब क्या करें, बोलना तो है नहीं, और सोए 4 बजे कौन उठाएगा, नींद खुलती नहीं है, 4 बजे की बस पकड़ना। तो इनने क्या किया, पर्ची बनाई। पर्ची पर क्या लिखा, मुझे 4 बजे की बस से जाना है, इसलिए 4 बजे मुझे उठा देना। 4 बजे की बस से जाना है, इसलिए मुझे 4 बजे उठा देना। और उनके यहां पर रख दी पर्ची, और ने भी देखी। अच्छा, कुछ काम से जाना होगा, 4 बजे की बस पकड़नी है, तो 4 बजे के पहले ही उठा देंगे। मन में तो आया उठा दें, लेकिन आने के बाद उनके मन में ये और आ गया कि जब इनको जाना ही था, नींद खुलवानी थी, तो हमसे बोल नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे कि हमको उठा देना। पर्ची पर लिख करके दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो भी उठ गई 3:30 बजे। 3:45 बजे उन्होंने पर्ची लिखी, 3:45 बज रहे हैं, 4 बजे की बस आपको पकड़ना है, आप उठ करके और चले जाएं। और पर्ची उनके बाजू में रख दी पर्ची बाजू में रख दी कि नींद ही नहीं खुली, बस निकल गई। जब सुबह सो करके उठे, गुस्से में बड़बड़ाने लगे, ऐसा है वैसा है, हमने जब लिख करके रख दिया था कि 4 बजे की बस पकड़ना है, तो इतना भी नहीं कर सके, उठा सके, ऐसा वैसा। सुनते सुनते उन्होंने भी सुनाना शुरू कर दिया कि जब उठना था 4 बजे तो कह नहीं सकते थे कि 4 बजे उठा देना। आपने पर्ची रखी थी तो हमने भी पर्ची से आपको सूचना दे दी, 3:45 बज रहे हैं, 4 बजे की आपको बस पकड़ना है, उठ करके तैयार हो जाओ, बस निकल जाएगी। देख लो पर्ची, उठ के पढ़ लो। पर्ची रख करके किसी को सूचना दोगे तो पर्ची रख करके ही तो उत्तर मिलेगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि या तो दिन भर में एक बार, और नहीं होता है प्रतिदिन तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर के एक साथ भोजन करना चाहिए। एक साथ मिलकर के टाइम निश्चित करके करना ही चाहिए। उससे जो भी एक हफ्ते में जाने अनजाने, सही है गलत है वो तो बात की विषय है, जो भी मन में विकल्प आते हैं उनसे अपने को एक साथ उठने बैठने से समाधान मिलता है। इन सभी बातों में सावधानी रख करके आज का किया गया कार्य लकीर बनता है, कल के दिन उदाहरण बनता है, परसों के दिन परंपरा बन जाती है। इसलिए हम अपने विचारों को, हम अपने कार्यों को, हम अपनी क्रियाओं को उसी तरह से व्यवस्थित करके चलें कि कल के दिन यदि कोई परंपरा की बात आती है तो उस परंपरा में हमारा आदर्श रूप में कार्य उल्लेखित किया जाए। अतिक्रमण अपनी मर्यादा के बाहर जाना माना जाता है, मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। मर्यादा का उल्लंघन कोई भी करे वह अपराधी माना जाता है, और अपराधी दोषकारी माना जाता है, कोई भी हो। अभी हमने इसकी व्याख्या कर दी है। अतिक्रमण अपने दायरे से निकल करके बाहर जाएं, बाहर की भूमिकाओं में बाहर की बात होती है। अपने धर्म के रूप में भी, यदि आत्म परिणामों के रूप में भी, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये हमारे धर्म है। मान लो इन परिणामों से बाहर कोई गया, इन क्रियाओं से बाहर कोई गया, तो वह अतिक्रमण करने वाला माना जाता, और अतिक्रमण करने वाले को अपराधी शास्त्रों में कहा है,
अपराधी के लिए, बाहर के अपराधी के लिए बाहर की सजा मिलती है, अंतरंग के परिणामों में अपराध आता है तो कर्मजन्य उसके लिए बंध होता है। ऐसे अतिक्रमण से बच करके प्रतिक्रमण का रास्ता जो परिणामों को विशुद्ध करता है, अपनी क्रियाओं को शुभ बनाता है, अपने कार्यों को आदर्शमय बनाता है, ऐसे प्रतिक्रमण को जो कि भाव विशुद्धि का मार्ग है, आत्म संशोधन का मार्ग है, प्रतिक्रमण को करना चाहिए और समीकरण को बनाए रखना चाहिए। समीकरण आपस में तालमेल, समीकरण वैचारिक समन्वय, समीकरण सद्भावना का मार्ग, समन्वय का मार्ग, तालमेल का मार्ग, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे का सहयोग लेना, यह समीकरण माना गया है। और समीकरण में एक बार ऐसा हुआ, दो भाई वर्षों तक एक साथ भोजन करते रहे, उनका स्नेह इतना था, एक ही थाली में भोजन रख करके दोनों करते थे। धीरे 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 एक के मन में भाव आ गया कि अब हम तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेंगे। छोटा था, नया खून था, नए विचार थे, अब हम तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेंगे, हम अपना अलग करेंगे। बड़ा भाई थोड़ा समझदार था, उसने समझदारी का परिचय दिया। अरे नया नया है, किसी के बहकावे में आ गया होगा, लोग बिगाड़ने वाले भी बहुत होते हैं, अच्छा खासा भला वातावरण पसंद नहीं आता तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंछेदी तो मिल ही जाते हैं ना, कान छेदने वाले कंछेदी। कान छेदने वाले वो पहनने के लिए अलग होते थे, लेकिन आजकल विचारों के बिगाड़ के लिए भी कान भरने वाले, कानों में कुछ भी कहने वाले, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, ऐसे कंछेदी भी समाज में होते हैं। तो जहां उन्होंने विचार बिगाड़े, वातावरण बिगड़ने लगता है। तो ऐसे कंछेदी ने, किसी ने कान छेद दिया होगा। बड़े भैया ने समझदारी, बेटा भैया तुम अभी तक हमारे साथ भोजन करते आए, आप ये कह रहे हो अभी तक हम तुम्हारे साथ भोजन करते आए हैं, अब हम तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी तक तुम हमारे साथ भोजन करते आए, आज से हम तुम्हारे साथ भोजन करना शुरू कर देते हैं। उसको लगा हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ करो। ठीक है करेंगे, क्योंकि बड़ा भैया जानता था कि थाली तो एक ही है, चाहे तुम हमारे साथ करो और चाहे हम तुम्हारे साथ करें। समझदार व्यक्ति, वजनदार व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अपने आप समझदारी का परिचय देता है और उसकी समझदारी से जो संतुलन बनता है, समन्वय बनता है, उसी का नाम समीकरण है। समय आपका हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।